हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन को कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव। ठीक है, मतलब सन के कॉन्टेक्स्ट में पृथ्वी की स्थिति में जो बदलाव हो रहा है। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी जो है पर्यावरण परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो परिवर्तन है इस तरीके का, वो जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। अब देखिए, वैज्ञानिक इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मिलानकोविच परिकल्पना। क्या कहते हैं? मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि पृथ्वी के सन के कॉन्टेक्स्ट में पृथ्वी पर जो परिवर्तन है उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं। अब देखिए, मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद हैं। कौन है? मिलुटिन मिलानकोविच जो है वो सर्बिया के जो है क्या है? खगोलविद हैं। ठीक है, देखिए, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इन सिद्धांतों को जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी की कक्षा उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की तिर्यकता और विषुवायन इस सिद्धांत के अंग है। मतलब क्या है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रकता और पृथ्वी की घूर्णन किस अक्ष पे पृथ्वी घूर्णन कर रहा है, ठीक है, किस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए काफी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। वही दूसरी ओर सौर विकिरण ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपका सिद्धांत है मिलुटिन मिलानकोविच, उसमें जो है सूर्य का जो विकिरण है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा कैसी है, पृथ्वी का घूर्णन कैसा है, किस अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इजी है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जो एक संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, इसके अनुसार ग्रीन हाउस यानी कि जो आपकी गैसेस हैं वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? जो पृथ्वी और वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित है ना, पृथ्वी और वातावरण और बादलों के द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको कैप्चर कर लेती हैं, उसको अवशोषित कर लेती हैं और फिर उसी को उत्सर्जित करती हैं। इसमें से जो मेन जो गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, ठीक है, जो आपकी कौन कौन सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल वाष्प, ये मेन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। फिर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ठीक है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल परिवर्तन के मापन के लिए आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उसको पियर्सिंग कर देते हैं। हमारी बर्फ जो आइस जो है ग्लेशियर्स होते हैं उसके में पियर्सिंग मतलब छेद दिया जाता है और उसके बाद एक बेलनाकार नमूना प्राप्त होता है और इससे जो है हम जलवायु परिवर्तन के मापन को कर लेते हैं। कोई मेथड है ये। ठीक है, आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्या प्रोसीजर है आपको जानने से मतलब नहीं है, आपको इतना जानना है कि जो आइस कोर होता है उसकी पियर्सिंग करके उसमें जो है उसकी चादर में छेद करके एक बेलनाकार जो है एक नमूना बनाया जाता है जो है अतीत की जलवायु और वातावरण जो हमारा है, यानी कि जो बीत चुका है, जो चीज़ें सर्कमस्टेंसेस थे और आज की कौन सी सिचुएशन बनी हुई है जलवायु की, उसकी हम जांच कर सकते हैं इससे। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है। क्रायोजेनिक मतलब आपने बताया था ना कि जो बहुत लो टेम्परेचर पे कोई काम होता है वो क्रायोजेनिक है, तो क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर जो आइस शीट होती है वो पाई जाती है, जिनमें आइस कोर जो है जिससे निकलता है। इससे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों आदि की जानकारी, पहले के कौन कौन से गैसेस थे वो जो है जानकारी मिल जाती है। देखिए, जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपको पता है कि जलवायु में अगर परिवर्तन होता है तो कृषि जो है उस पर जो है हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अगर जलवायु अच्छा है, परिवर्तन अच्छे पॉजिटिव में हो रहा है डेवलपमेंट, तब तो सही है। अदरवाइज अगर नेगेटिव कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो किस भी प्रभावित होता है हमारा कृषि। ठीक है, तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है। इससे मिट्टी की लवणता यानी कि सैलिनिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता में भी जो है प्रभाव आ जाता है। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ जा रहा है। ठीक है, वन, चारागाह
कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि के संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव की वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक है। ठीक है ना। अनेक अध्ययन से ये हमें पता चला कि जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादन और उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम जो है की संभावना की पुष्टि करते हैं। ये फ्यूचर में और भी जो है जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है। मौसम की चरम दशाओं को की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है। तो जो कृषि क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर बार बार चरम दशाएं, बार बार जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट की सिचुएशन आ रही है तो कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति, अगर खाद्य असुरक्षा की स्थिति आ जाती है तो अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। समझ रहे हैं ना कि अगर जो है खाद्य असुरक्षा, जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, लॉकडाउन में जो है लॉकडाउन कर दिया गया तो कुछ टाइम के लिए लोगों को ऐसा फील हुआ कि शॉप्स बंद हो जाएंगी तो हमें जो है कैसी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, तो उन्होंने स्टॉकिंग शुरू कर दिया था। उस पर अब स्टॉकिंग वही कर पाएगा जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं, है ना। तो अगर ऐसे र्यूमर्स भी उड़ जाएं कि जो है कुछ दिन के लिए कुछ बंद हो जाएगा तो स्टॉकिंग शुरू हो जाएगी और जो लोग जो गरीब हैं वो तो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो एक तरीके से बल और जो धन है उसका प्रभाव जिसके पास है वो प्रभाव दिखा के वो जो है इकट्ठा कर लेगा, और बाकी अदरवाइज जो छोटे लोग होंगे जिसके पास नहीं अफोर्डेबिलिटी है उतनी, वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। छोटे लोगों से मतलब होता है जिनके पास इकोनॉमिक अप्रोच उनकी बहुत कम है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति में जो है खाद्य संग्रहण होगा और बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अंततः सामाजिक तनाव को ये जन्म सब कुछ दे देगा और खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। क्या होता है इससे, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो गरीब कब तक सहेगा। आपने देखा है ना कि हिस्ट्री में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ था, किस तरीके से क्रांति हुई थी। ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, एक दिन जो बड़े सेठ और बड़े साहूकार बने हैं जिन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, जब लोगों को खाने को नहीं रहेगा तो लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। उनसे लोग चीज़ छीनना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है जो सामाजिक तनाव का कारण बन जाएगा। अब देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समोच्च बांध, अनुपद समन्वय, सस्यन और शून्य जुताई पद्धतियाँ मृदा में कार्बन और का जो संग्रहण है उसमें सहायक होती हैं। ठीक है। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। ठीक है। तो कार्बन क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है पौधों में, है ना। जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं समुद्र में बहुत टाइम तक के लिए जो है ये संग्रहित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है जो ह्यूमन जो है रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारे पौधे, हमारे जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं, जो हमारे ओशंस हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये क्या होता है कि मैंने बताया था कि कार्बन जो होते हैं वो आइस सीट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे बर्फ़ की चादर होती है उसी के फॉर्म में हो जाते हैं, और कुछ सालों बाद वो जो है रिलीज होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं और कार्बन की मात्रा जो है बढ़ सकती है। तो ये स्थिति जो है इस तरीके की स्थिति आ जाएगी। वर्तमान में 2019 के नवीनतम जो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है वो चीन है। ठीक है। 2019 में चीज़ बताई है, चीन जो है सबसे ज़्यादा CO2 जो है उत्सर्जन कर रहा है। भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी वही जो है सबसे ज़्यादा CO2 को जो है उत्सर्जित करेंगे। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऑलरेडी उत्सर्जित कर चुकी हैं। उनके यहाँ पे 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, तो वो लोग तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। अब जब कोई जो है मीट होता है, जैसे पेरिस क्लाइमेट मीट है, कोई भी ऐसा मीट होता है, तो उसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रोकती है कि कार्बन का उत्सर्जन ना करें। आपको जितना गंद फैलाया हुआ ये कार्बन और जितनी जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी देन किसकी है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। अब वो लोग डेवलप्ड हो चुकी हैं तो वो कहती हैं कि जो और कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग हैं वो डेवलप ना हो। ठीक है ना। वो मतलब इनडायरेक्टली ये कहना है कि कार्बन जो है कार्बन उत्सर्जन ना करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट ना हो। तो इसके लिए एक चारा है, एक रास्ता है। रास्ता ये है कि या तो फिर वो हमें टेक्नोलॉजी दे, क्योंकि हमारी तो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, हम खुद ही अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करिए।
ठीक है ना, ताकि उत्सर्जन कम किया जा सके। लेकिन वो ना टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, ना फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कंट्री जो है विश्व में। तो विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 29%, दैट इज़ वेरी वेरी मच, जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 29% जो है वो CO2 उत्सर्जन जो है सिर्फ अकेला जो है कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक है, और यूएसए की बात करें तो यूएसए 16% जो है उत्सर्जन करके दूसरे स्थान पर बना है। भारत जो है सिर्फ 7% उत्सर्जन कर रहा है और ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, रशिया कितना कर रहा है, रशिया 5% कर रहा है, चौथे स्थान पे है, और जापान 4% करके 5वें स्थान पे। तो ये जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कार्बन का उत्सर्जन, और सोचिए 29% अकेले चाइना कर दे रहा है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश, बहुत ही अच्छी बात है ये। भूटान जो है वो कार्बन निगेटिव कंट्री है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए ये लोग सेस भी लगाना शुरू कर दिए हैं जो भूटान के लोग हैं। जैसे अगर आप कहीं विजिट करने जाते हैं भूटान को घूमने के उससे जाते हैं आप, ठीक है, तो वो जो है एक दिन का कुछ सेस लगाते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल आपने जितना पोल्यूशन क्रिएट किया हो, अब क्या करते हैं, लोगों की आदत है कि कभी कोई चीज़ जो है आपने रैपर खाया, कुछ खाया, आपने छोड़ दिया वहीं पे, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सेस लगवाया, कुछ लगाया, कुछ चार्जेस लगाए हैं कि अब ये मुझे पता नहीं कि एक 1 डे का कितना है, 1000, 2000, 5000 कितना है ये। ठीक है, आप उनकी कंट्री में विजिट करने जाते हैं तो आपको उतना जो है इन्वायरमेंट को जो है के लिए उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री किसी से कहीं से आता है और वो पोल्यूट करके, लेकिन हमारे इंडिया में खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ठीक है ना, तो खुद पहले कंट्रोल करना चाहिए इसको। नेक्स्ट हमारा देखिए एशिया पैसिफिक संघ जो है, एपेक बोलते हैं इसको, की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 41% है। ठीक है, एशिया पैसिफिक संघ है जो वर्ल्ड की टोटल जो आपका जनसंख्या है उसका 41% है। ये विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। ठीक है, एपेक देशों का विश्व की कुल जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें उत्सर्जन का जो हिस्सा है वो 48% है। ठीक है, उससे ज़्यादा योगदान वो कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु उसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो ये हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके है, उस पर एपेक कंट्रीज तो जो है वो पॉजिटिव अपना उनका रवैया है, लेकिन कुछ कंट्रीज इसका अनुमोदन भी नहीं करती हैं, एपेक की ही कुछ कंट्रीज। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ईयर 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 में कहाँ पे हुआ था? तो देखिए पेरिस में हुआ था। 15 में जो है पेरिस में हुआ था। तो देखिए वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन था वो पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? काटोविस में हुआ था। काटोविस कहाँ पे है? पोलैंड में है। ठीक है, तो अब हम जो है 2018 की बात करें तो 18 में जो है काटोविस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काटोविस में हुआ था। काटोविस पोलैंड में, याद रखिएगा। तो ये जो आपका है ये काटोविस में हुआ था। ठीक है, तो 24th जो है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो समिट हुआ था वो काटोविस में पोलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2019 में जो है ये 25वां जलवायु परिवर्तन ये मैड्रिड में स्पेन में हुआ था। 19 का मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है, तो पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था, जो कौन सा जो है नंबर कौन सा था ये? तो देखिए ये 21वां था। ठीक है, पेरिस में 15 में 21वां जो है हुआ था। ठीक है, 2015 में। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? CO2 है, H2O है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, बट ऑक्सीजन नहीं है। देखिए आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है 29% के साथ पहला कंट्री है, फिर अमेरिका 16% के साथ दूसरा है, फिर इंडिया जो है 7% के साथ तीसरा है, फिर रूस जो है चौथा है। ठीक है, 5% के साथ, और फिर जो है 4% के साथ जापान जो है ये 5वां है। ठीक है, तो देखिए ये जो है CO2 जो है चीन 29% कर रहा है, अमेरिका 16% कर रहा है, भारत 7% कर रहा है, रशिया 5% कर रहा है और जापान 4% करके 5वें स्थान पे बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक? आप सभी लोग को पता है चाइना है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश को दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश? भूटान को माना गया है। ठीक है, सिंपल है। तो बस एक बार जो नोट्स कराया जा रहा है ना, नोट्स से समझिएगा, टाइम वेस्ट है ये। आप सीधे क्वेश्चन को जो है फॉरवर्ड करके नोट्स आप करेंगे, वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। आप जो है क्वेश्चन उसके बाद करेंगे तो वो जो है एक फिक्स चीज़ हो जाएगी आपके पास। कहीं भी आपके पास ऑप्शन आता है तो आप उसको क्लिक कर पाएंगे। ठीक है ना,
तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सी क्रिया होती है? मत्स्य निर्माण, खनन, कृषि। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए सारी ये जो मत्स्य है वो भी होती है, ठीक है, लेकिन कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होती है। मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलें जो है उसकी उत्पादकता भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है असर्शन और रीजन है, कथन और कारण है। कथन देखते हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, मौसम की चरम दशा के बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ए होना चाहिए, दोनों ही सही है और सही जो है एक दूसरे का कारण भी है, ए ही है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि, भूमि, नदी, जल, भूजल को लेकर तनाव बढ़ रहा है। आपदा की स्थिति है, प्रवासन को लेकर संघर्ष है ना। जो आपका जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा कारण है सामाजिक तनाव का। इसके अनेक अध्ययन जो है जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन और उत्पादकता पर गंभीर जो है दुष्परिणाम डाल रहे हैं। और अगर फ्यूचर में देखें तो ऐसी भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें होंगी तो एक जो सोसाइटी है वो भी उसके ऊपर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सोसाइटी के नॉर्म्स जो है एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? खगोलीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? सौर विकिरण ऊर्जा, ठीक है, ये संबंधित नहीं है। खगोलीय सिद्धांत में क्या है, सब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी की किस तरीके से रोटेशन है पृथ्वी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार कक्षीय मार्ग जो है, ठीक है, अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है उसको लेके जो है ये चीज़ है, ठीक है। अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है उसको लेके जो है वो जो है खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव, ठीक है, किस जो है एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है। फिर है विषुव अयन यानी पृथ्वी और उसके सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। होता है ना कि पृथ्वी कितनी दूर है जो है अर्थ से कितनी नज़दीक है, तो वो चीज़ वो स्थिति जो है आपकी है ना। और जो है आपकी तिर्यकता यानी झुकाव, और जो अंडाकार जो कक्षा है वो किस जो है अक्ष पे जो है झुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोल्टिन मिलानकोविच ये जो है क्या थे, ये जो है पोलैंड के एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। ये पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की तिर्यकता, विषुव अयन का सिद्धांत इसके अंग है। बल्कि जो है विकिरण है, सोलर जो रेडिएशन है वो जो है नहीं है इसका अंग। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की पर धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? पृथ्वी की तो किसने बताया था? तो आप लोग को सबको पता है कि मिलुटिन मिलानकोविच। किसने? मिलुटिन मिलानकोविच ने, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। और मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद हैं। कौन है ये? सर्बिया के खगोलविद हैं मिलुटिन मिलानकोविच, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करना है हमें, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त होता था? अभी हमने देखा था किससे? आइस कोर से, ठीक है। आइस कोर से इसको हम पियर्सिंग पर छेद देते हैं, इसमें होल कर देते हैं। और एक जो है देखिए इसमें आइस जो कोर है वो किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। कौन सा? समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है पद्धतियों पर विचार करना है। इसमें क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन से मृदा में कार्बन प्रक्षादन और संग्रहण के लिए सहायक हैं? तो क्या है? शून्य जुताई, अनुपद सस्यन और समोच्च बांध। तो शून्य जुताई है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 2 3 सारा ही है, ठीक है। देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई सारी जो है पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रक्षादन या संग्रहण के लिए आवश्यक है या जो है सहायक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन में के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन है पर्यटक तथा गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह।
तो देखिए तीनों ही है, ठीक है। कार्बन को जो है वो इकट्ठा कर सकता है। देखिए कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य पर कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों से संबंधित नहीं है। तो देखिए उनकी जनसंख्या विश्व की 45% है, विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, विश्व के 48% ग्रीन हाउस गैस के निस्तारण में उत्तरदायी होती है, क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। तो ये कौन है, ये जो है आपका 2, 3 और 4, ठीक है। ये चीज़ गलत जाएगा पहला कि उनकी जनसंख्या विश्व की 45% है, ठीक है। तो हम देखते हैं कितनी परसेंट जनसंख्या। देखिए एशिया पैसिफिक जो एपक है उसकी जनसंख्या विश्व की 45 ना होकर 41 है, ठीक है। बहुत क्लोज है, देख लीजिएगा 41, 45, तो 41% है। ये देश विश्व की कुल ऊर्जा, इनके जो देश हैं एपेक के, कुल ऊर्जा के उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं और एपेक देशों की विश्व की कुल हरित जो गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक योगदान है। एपेक देश जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका समर्थन करते हैं, पर लेकिन कुछ इसके कंट्रीज हैं जो इसका अनुमोदन उन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को जो है कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।